नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की विदेश यात्रा के दूसरे चरण में G20 शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंचे। पीएम मोदी 16 से 21 नवंबर तक नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। नाइजीरिया की यात्रा के बाद वो ब्राजील पहुंचे, जहां उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ब्राजील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पुर्तगाल, नॉर्वे और स्पेन समेत कई विश्व के नेताओं से बातचीत की। पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन से इतर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बीच पीएम मोदी ने ब्रिटेन पीएम के सामने भगोड़ों और आर्थिक अपराधियों का मुद्दा उठाया और भारत से भागे अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की। ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत के साथ आर्थिक मुद्दों और भगोड़ों पर मोदी के प्रहार से क्या भारत छोड़कर भागे नीरव मोदी और मुझे लगता है विजय माल्या जैसे कई ऐसे लोग हैं जो यहां से भागे हैं, क्या ऐसे लोगों को भारत लाया जा सकेगा? क्या उन पर कड़ी कार्रवाई होगी? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन की रौनक आज कुछ खास थी। पूरी दुनिया से तमाम बड़े डेलीगेट्स इस सम्मेलन में शामिल हुए। आज का दिन भारतवासियों के लिए भी खास था। वजह थी पीएम मोदी, जिन्होंने दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ संवाद कर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले आपको बताते हैं पीएम मोदी की G20 सम्मेलन की 5 बड़ी बातें। भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य को प्रासंगिक बताया। अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया। प्रशासनिक संस्थानों में सुधार करेंगे। जंग की वजह से खाद्य तेल और उर्वरक पर संकट पैदा हुआ। ग्लोबल साउथ पर असर ज्यादा हुआ। ग्लोबल साउथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें। समिट के दौरान पीएम मोदी की 6 बड़े डेलीगेट्स के साथ बातचीत खासी चर्चा में रही। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने मुलाकात के बाद अगले साल भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के संकेत दिए। पीएम मोदी और इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी की बात रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को गहरा करने पर केंद्रित थी। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने आर्थिक संबंधों को और अधिक मजबूती देने पर जोर दिया। नवकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग और पुर्तगाल भारत के बीच मजबूत रक्षा संबंधों पर बात की। पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोरे और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर संबंधों को मजबूत किया। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर वाणिज्य, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने पर चर्चा की। G20 समिट में आर्थिक मुद्दों के साथ उन तमाम विषयों पर बात हुई जो भारत के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होंगे और कहीं न कहीं 2047 के रोड मैप को पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा बयान जो उन्होंने भगोड़ों पर प्रहार कर दिया, खासा चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वित्तीय घोटालेबाजों और भगोड़ों के खिलाफ भी मिलकर काम करने की जरूरत है। ये समस्या वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर भारत से फरार आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधी दुनिया की आर्थिक स्थिरता के सामने गंभीर खतरा पेश कर रहे हैं। भारत ने आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए G20 सम्मेलन में 9 पॉइंट्स का एजेंडा पेश किया। नीरव मोदी, विजय माल्या समेत देश छोड़कर भागने वाले 51 लोगों ने 17,900 करोड़ रुपए का चूना लगाया। 66 मामलों में 51 फरार और घोषित अपराधी अन्य देशों में भाग गए हैं। आइए आपको बताते हैं वो नाम जो करोड़ों का चूना लगाकर भागे हैं। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक से $2 अरब का कर्ज लेकर फरार। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव लंदन पुलिस की हिरासत में है। अगस्त 2018 से ही भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। विजय माल्या, बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या भी ब्रिटेन में शरण लिए हुए हैं। बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार विजय माल्या ने मार्च 2016 से लंदन में शरण ले रखी है। माल्या के प्रत्यर्पण का रास्ता भी अब तक साफ नहीं हो सका है।
ललित मोदी। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी भी 2010 में लंदन में जा बसा। मोदी पर आईपीएल के 2009 सीजन में वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। इसके बावजूद एजेंसियों और सरकार के लिए उसे ब्रिटेन से वापस लाना बड़ी चुनौती है। संजय भंडारी। रक्षा जगत के बड़े लॉबिस्टों में से एक संजय भंडारी का नाम भी इसमें शामिल है। राफेल विवाद में भी भंडारी का नाम उछला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा के करीबी माने जाने वाले भंडारी के घर अहम रक्षा दस्तावेजों की तलाश में 2016 में छापेमारी हुई थी। उसके बाद भंडारी नेपाल के रास्ते लंदन निकल गया और वहीं बस गया। जतिन मेहता। सोने और हीरे के कारोबारी जतिन मेहता, जिन्होंने कंपनी के नाम पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, बैंक से नोटिस मिलने के बाद परिवार सहित फरार हो गए और कैरेबियन द्वीप सेंट किट्स की नागरिकता ग्रहण कर ली। आशीष जोबनपुत्रा। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फर्म कोटस्पिन प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर आशीष जोबनपुत्रा और उनकी पत्नी 770 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हैं। इसके अलावा 1993 के मुंबई हमलों के आरोपी दाऊद इब्राहिम का नाम भी प्रमुख है, जो अब तक पकड़ से बाहर है। 1993 में गुजरात में हुए बम धमाके का मुख्य आरोपी टाइगर हनीफ भी ब्रिटेन में रह रहा है। 1997 के गुलशन कुमार हत्याकांड का आरोपी नदीम सैफी भी भारत से भागकर ब्रिटेन में रहा है। कुल मिलाकर G20 समिट भारत के लिए कई मायनों में खास रही और यहाँ से पीएम मोदी का आर्थिक मुद्दों के साथ भगोड़ों पर प्रहार समिट को कितना करेगा साकार और ऐसे लोगों पर कितनी जल्द होगी अब कार्रवाई, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो प्रधानमंत्री की दो टूक है और भगोड़ों को नहीं मिलेगी छूट, ये उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा। देखिए, G20 समिट की जहां तक बात की जाए तो मुझे लगता है विश्व के वो तमाम दिग्गज वहां मौजूद होते हैं, उस मंच पर होते हैं और अर्थव्यवस्था से लेकर हर उस मुद्दे पर बात होती है जो कहीं ना कहीं एक पूरे किसी भी स्टेट को देख लीजिए आप, किसी भी देश को देख लीजिए आप, किसी भी कंट्री में वो कितना डेवलपमेंट करेंगे, क्या हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, इन तमाम चीजों की बात होती है। अब महत्वपूर्ण यहां पर यह था कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इस G20 को देखें तो वो कितना साकार होगा। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास रौनक क्यों थी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका वहां जाना, तमाम लोगों से मुलाकात, 6 बड़े ऐसे डेलीगेट्स थे जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की और हर जगह पे देखिए, चाहे रक्षा से संबंधित बात हो या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर बात हो, तमाम चीजों पर उन्होंने जोर दिया है। इसके साथ एक सबसे बड़ी बात जो आई, जिसको लेकर सवाल उठाते थे, वो थे आर्थिक अपराधी। अब ये आर्थिक अपराधी कौन है जो बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर भारत से एक लंबे समय से फरार हैं? कई बार कोशिश हुई है उनको वहां से प्रत्यर्पण करने की, भारत लाने की, सजा दिलाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। इस बार उन्होंने खुद उन तमाम डेलीगेट्स के साथ उस कंट्री के ये बात रखी है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इसको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या इस बड़े एक इनपुट के बाद, या कह लीजिए कि इस बड़ी कोशिश के बाद, उनकी स्वयं की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्या उनकी वापसी तमाम जो भगोड़े हैं उनकी होगी, उन पर कार्रवाई होगी, क्या उसमें सरकार सफल हो पाएगी? सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विकास सोमानी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जावेद खान। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं और पूर्व IB ऑफिसर भी हैं नवजोत सिंह। नवजोत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ अनुपम जी, एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये विषय और चर्चा, देखिए G20 समिट की जहां तक बात है, मुझे लगता है पहले भी हमने देखा, हम 24 की समिट की बात करें तो अमूमन जब भी समिट होती है, इस लेवल पे जाकर कोई समिट है, तमाम कंट्रीज होती हैं, बातचीत होती है, डेवलपमेंट को बात होती है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, बहुत सारे पॉइंट्स जो आए हैं, कहते हैं ना कि गरीबी को लेके भी कुछ पॉइंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे। वहां पर जो डेलीगेट्स थे 6 कंट्रीज के, उनके साथ उनकी खास बात हुई है, जो रक्षा से रिलेटेड भी हुई और अर्थव्यवस्था को लेकर भी। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं जो 2047 का एक रोड मैप है भारत सरकार का, वो
और जो संबंध है उनके और जिस तरह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको मिला, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं एक मदद मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो एक बात आज उस समिट से निकल कर आई वो थी आर्थिक अपराधी जिनका हमने जिक्र किया। वो कौन लोग हैं जो एक लंबे समय से विदेशों में बस गए हैं, उनके प्रत्यर्पण की कोशिश हो रही है लेकिन उनका यहां आना नहीं हो पा रहा है, या कोशिशें कह लीजिए सरकार की नाकाम सी हुई हैं। तो इस बार जो उन्होंने वहां के डेलीगेट्स के साथ जो एक डिमांड रखी है, जो मांग रखी है कि कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कितना सफल मान सकते हैं आप? देखिए राखी जी, आपका विषय बहुत बेहतर है और ये वो प्रश्न है जिससे सरकार को भी एक अपने जो पारदर्शिता दिखाने की जो उनकी एक ललक है उसमें आगे चल करके कुछ फायदा मिल सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके बदन पर कोई और दाग नहीं, उनके कपड़ों में कोई दाग नहीं है। सिर्फ एक चीज कहा जा सकता है कि जो आर्थिक अपराधी उनके कार्यकाल में देश छोड़ करके भाग गए थे, उनको कब वापस लाया जाएगा, तो इसका सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के वो लीडर हैं और जिस तरह की उनकी छवि है, वो पूरी कोशिश में लगे रहेंगे कि उनके ऊपर से ये दाग भी हट जाए। हालांकि इसमें उनका पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत तो ये है कि राजनीतिक रूप से उनके विरोधी उनसे बार बार इस बात को लेकर के सवाल पूछते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। अब रही G20 की बात, तो G20 एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। पिछले साल इसका सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था, इस बार उसका आयोजन ब्राजील में हो रहा है। तो वहां पर जब दुनिया के 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश मिलते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों पर बात होती है। निश्चित तौर पर वो मुद्दे वहां पर डिस्कस किए जाते हैं जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो उन्होंने वहां पर बहुत मूलभूत बातों के ऊपर अपनी चर्चा रखी है। उन्होंने गरीबी की बात करी है, उन्होंने क्लाइमेट चेंजेस की बात करी है, उन्होंने फर्टिलाइजर जैसी मूलभूत चीजों को मिलने में जो परेशानियां हो रही पूरी दुनिया में लोगों को, उसके ऊपर बात करी है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि भूख से लड़ने में, गरीबी से लड़ने में और खेती के जो साधन है उनको उपलब्ध कराने के लिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ मिलकर के साझा काम करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो भारत का एजेंडा भी सामने रख रहे हैं। जब वो अलग अलग डेलीगेट से बात कर रहे हैं तो वहां पर रक्षा मामलों की बातें होती हैं, वहां पर सुधार की बातें होती हैं, वहां पर क्लाइमेट चेंजेस की बातें होती हैं और साथ ही साथ जो भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मोदी सरकार के ऊपर लगता है उसको भी हल करने की बात होती है। आपका जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो बहुत उम्दा है और इस चीज के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इस विषय को आपने निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस चीज को चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का एक बड़ा कह सकते हैं ना कि एक बड़ी जमा पूंजी लेकर के यहां से भाग गए हैं। तो इनको कटघरे में खड़ा करना हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो उसी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री मोदी पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए वो अलग अलग, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर हो उनसे बात कर रहे हो या फिर स्पेन के सुप्रीम लीडर से बात कर रहे हो या तमाम डेलीगेट से बात कर रहे हैं, तो उसमें एक विषय जरूर रहता है कि ये जो कैपिटल्स, इस तरह के जो अपराधी हैं जिनके बारे में आप कई देशों में मुकदमे चल रहे हैं। अगर आप नीरव मोदी का ही केस ले लें तो ये व्यक्ति लगातार 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है और लगातार इसकी बेल इसकी कैंसिल करी जा रही है, उसके बाद भी ये भारत को एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा रहा है। कानूनी अड़चने जो लगाई जा रही हैं और जिस तरह की ये कोशिशें कर रहा है उसका हल कैसे निकाला जाए, इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी सीरियस हैं और मुझे लगता है कि ये किसी ना किसी आउटकम तक जरूर पहुंचेगा और जल्द ही मुझे लगता है कि इसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री के आप इन दोनों भगोड़ों को वापस हिंदुस्तान में आते हुए देखेंगे। क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था ना, प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बदन पर, अपने कपड़ों पर कोई भी दाग देखना पसंद नहीं करते हैं और इतने बड़े आर्थिक अपराधियों की वजह से उनको मिलने वाला जो अपोनेंट्स जो उनके ऊपर प्रहार करते हैं, तो वो चाहेंगे जरूर कि अपोनेंट्स को ये मौका न दिया जाए और इससे हकीकत यह है कि हिंदुस्तान का भला ही होने वाला है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। विकास जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। विकास जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे भी। कोशिश तो सरकार, देखिए आरोप भी सबसे ज्यादा लगते हैं कि जो आर्थिक अपराधी हैं उनको भगाने में सरकार ने मदद कर दी। वो कोई भी सरकार हो, वो जब भागे, जितना कर्जा लिया उन्होंने, जितना चूना लगा सकते थे वो लगाया, कुल मिलाकर अपराधी हुए, भाग गए और अब तक यहाँ वापस देश में वापस नहीं आ पाए हैं। कोशिशें जरूर की गई हैं, लेकिन आज की कोशिश पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये बात समिट में आई।
ये एक चर्चा का विषय बना कि उन्होंने बहुत क्लियरिटी के साथ वहां ये डिमांड रखी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई करें, उन्हें यहां भेज दें या उन्हें लाने की कोशिश में समर्थन कर दें। ये दो बातें हैं, कितनी सफल देख रहे हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये उनका स्पष्टता हमेशा रही है। और जो राजनीति में सुचिता के पर्याय माने जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और जो घटनाएं चाहे नीरव मोदी के मामले में ले लें, चाहे मेहुल चोकसी के मामले में ले लें, चाहे विजय माल्या के मामले में ले लें, तो आप देखिए कि 2014, 15, 16, 17, 18 जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी, उसके बाद से लगातार जो कार्रवाई, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां है, जिस तत्परता से कार्य करना शुरू किया, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जो एक प्रकार से संवैधानिक संस्थाएं और इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो कांग्रेस राज में बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि इन उद्योगपतियों या इस तरह के फ्रॉड या आर्थिक अपराध करने वाले लोगों के आगे नतमस्तक हो गए थे। और आप देखिए कि पंजाब नेशनल बैंक का 14,000 करोड़ का, 900 करोड़ का आईडीबीआई बैंक का किस तरह से जनता के पैसे को लूटने का काम किया कांग्रेस सरकार के समय में, यूपीए सरकार के समय में। तो जो घटना लगातार होती रही, उस पे अनवरत रूप से रोक लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटलाइजेशन करके इस कार्य को शुरू किया। और शुरू करने के बाद आप देखें कि जिस तरह से हड़बड़ाहट होती है और जिस तरह से लोग भगने लगते हैं, ये अलग विषय है कि कानूनी प्रक्रिया के चलते हुए समय पे गिरफ्तारी हो नहीं पाई। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जब शपथ ग्रहण किया माननीय मोदी जी ने, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक वो नियम बनाए गए जिससे आर्थिक अपराध करने वाले और जनता की गाड़ी कमाई को किसी न किसी माध्यम से लूटने का जो एक लगातार एक अपराध रूप से चला जा रहा था, तो वो जिस तरह से बाहर जा चुके, भग चुके और भगोड़े के रूप में अपनी कार्रवाई को ब्रिटेन की कोर्टों में जहां भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रतिबंध संधि के माध्यम से उनको वापस अपने देश में लाए जाना, ये आप महत्वपूर्ण रूप से माने रखिए कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो बात जनता की सुनते हैं, जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं, वो तमाम बातें जो सार्वजनिक और जनहित में है, वो एक न एक दिन जरूर निर्णय में पहुंचती है। ये उसी निर्णय का शुभारंभ है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के जब G20 के शिखर सम्मेलन के माध्यम से इस बात को कहा गया। और आप ये मान के चले कि तय नियम और प्रक्रियाओं के माध्यम से वो तमाम जो पैसा, जो रुपया, जो घोटाला, जो आर्थिक अपराध किया हुआ है, उन आर्थिक अपराधी जो बाहर हैं उनको प्रतिबंध संधि के माध्यम से अवश्य रूप से भारत में लाया जाएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने कर दी है। जावेद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जावेद जी, मुझे लगता है एक लंबा वक्त तो भारत सरकार को हो चुका है, केंद्र की सरकार को हो चुका है, कोशिशें भी हो गई हैं ऐसे बीच में, ऐसा नहीं कि नहीं हुई हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि आज विषय आज इसलिए भी निकला, समिट पर कितनी बात हुई, व्यापार को लेकर क्या हुआ, रक्षा को लेकर क्या हुआ, ये तो विदेश मामलों के जो जानकार हैं वो बताएंगे ही, और हमेशा ये चर्चा का एक विषय होता है। लेकिन आज का विषय ये था, जो पारदर्शिता की बात अब से कुछ देर पहले भी निकल कर आई थी, क्या वाकई में एक प्लस पॉइंट जाएगा जो पीएम मोदी ने इस बात को वहां रखा है, उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, और कहीं ना कहीं उनको देश में वापस लाने की जो एक प्रोसेस होगी, यदि उसमें सफल हो जाते हैं तो ये कितना बड़ा सफल माना जाएगा सरकार के लिए भी, देश के लिए भी। नमस्कार राखी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक गौरवान्वित पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे, उनकी आलोचना करना हमें पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं है, इसलिए हमें आलोचना करनी पड़ती है। किस तरह से अपने आप को ध्यान आकर्षित अपना किया जाए, मोदी जी से बेहतर कौन जानता है। इस G20 की बैठक को लेकर के कहीं कोई चर्चा हो नहीं रही थी, तो उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी का मुद्दा को सामने उठा दिया। 2023 में भारत में भी G20 की बैठक हुई, वहां भूल गए थे क्या मोदी जी ये मुद्दा उठाने के लिए? और अगर वहां वो इस मुद्दे को उठाए थे तो आज तो हमारे हाथ खाली है। प्रत्यार्पण की संधि तो ब्रिटेन के साथ हमारी 1992 से है, हमारे हाथ तो आज भी खाली है। तो इसी साल जनवरी में सीबीआई, ईडी, एनआईए और विदेश मंत्रालय के अधिकारी संयुक्त रूप से ब्रिटेन गए थे। क्या लेके आए? कुछ तो नहीं लेकर के आए। तो देखिए, 2016 से 2024 आ गया, एक व्यक्ति को भागे 8 साल हो गए।
दूसरे व्यक्ति को भागे 6 साल हो गए। इन्होंने उसको पकड़ के लाया नहीं। आज कहीं ना कहीं लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए फिर से एक शगुफा मोदी जी ने छोड़ दिया। अरे भाई, आप कब पहुंचेंगे अपने लक्ष्य तक? पिछले 8-10 साल से आप यही कर रहे हैं, यही कहते आ रहे हैं, आप तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और वो मोदी जी जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरे एक फोन से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, वो मोदी भगोड़ों को नहीं ला पा रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं करते हैं और करके दिखाएंगे। कब करके दिखाएंगे? 1947 में करके दिखाएंगे? आप कुछ बताइए ना भाई, कहां अड़चने आ रही हैं? अभी आप बातचीत करने वाले हो ब्रिटेन के साथ में मुक्त व्यापार समझौते को लेकर के 2025 में यह बातचीत होगी। आप कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाते? जब तक हमारे देश के भगोड़ों को आप हमें सौंपेंगे नहीं, हम आपके साथ में कोई व्यापार नहीं करेंगे, हम आपके साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे, हम आपके साथ में कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो कहीं दिखता नहीं है। यहां देश में बोलते हैं हम किसी को लाल आंख दिखाएंगे, वहां उसके साथ जाकर के लाल झूले में झूला झूलते हैं। देश को बेवकूफ बनाना बंद करें। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, निर्णय पर पहुंचिए, कुछ पुख्ता काम करिए। केवल सिगुफा छोड़ने से देश नहीं चलता। आपकी बातों पर अब देश विश्वास नहीं करता। ठीक है जावेद जी, हमारे एक वरिष्ठ जानकार कह रहे थे अभी कि मोदी जी के दामन में कोई दाग नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का किस चीज का दाग है भैया? इलेक्टोरल बॉन्ड दाग नहीं है क्या? जावेद जी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरोपित करने वाला कौन है? न्यायालय है। न्यायालय ने इस दाग को लगाया है, विपक्ष ने नहीं लगाया। नहीं, न्यायालय ने आरोपित नहीं किया है। मंडल कर रहे हैं। आप कहिए ना कि 8 साल से भागा हुआ व्यक्ति, 6 साल से भागा हुआ व्यक्ति आज तक क्यों नहीं आ पाया? 2023 में जब यही समिट यहां भारत में हुआ था, तो भारत वैसी बात क्यों नहीं मजबूती से रख पाया कि आज 1 साल हो गया, वो व्यक्ति आज तक हमारे हाथ खाली के खाली है। ठीक है, हम डिबेट कर रहे हैं। जावेद जी ठीक है, जावेद जी 1 सेकंड मैं रोक रही हूं। यश जी, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण सवाल व्यापार को लेके, सुरक्षा को लेके और तमाम चीज़ों को लेके बहुत सारी बातें हुई हैं। आने वाले समय में भारत के जो एक टर्म्स हैं बाकी कंट्रीज से, 6 कंट्रीज ऐसी थी जिनके डेलीगेट से काफ़ी सारे विषयों पर पीएम मोदी की बात हुई है, वो ही अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, या हम 2047 की जो एक परिकल्पना देखते सोचते हैं भारत के लिए जो सरकार ने कर रखी है, उसको देख के बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो बात है, इसका वहां आ जाना और कहीं ना कहीं एक लंबे समय से डिमांड रही है, आरोप भी लगते रहे हैं समय समय पर सरकार पे, तो उसका ये कह देने से आपको लगता है कि उनकी उस बात को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस पर मिलेगा? मान लिया जाए कि जो भगोड़े हैं उनको सरकार लाने में सफल हो जाएगी या उन पर वहां कार्रवाई हो जाएगी? राखी जी, बहुत पॉजिटिव मिलेगा। मोदी पार्ट 1 में 1 जनवरी 2015 से लेकर 12 दिसंबर 2019 तक 38 लोग भाग गए पैसा लेकर के सरकार का, और मोदी चौकीदार और उनके सारा चौकीदार गैंग कुछ कर ही नहीं पाया। जो 2019 की चौकीदारी कैंपेनिंग कर रहा था कि मैं भी चौकीदार, तो ये 38 तो घोषित हैं जिनका अनुराग ठाकुर ने मंत्री रहते हुए देश के सदन को बताया। लेकिन 12 दिसंबर 2019 के बाद कितने भाग गए वो अभी घोषित ही नहीं है। तो घोषित और अघोषित का जो बात मसला है, अगर उसको देखेंगे तो वो बहुत बड़ी खाई निकलेगी। इन्होंने कितने चहते, क्योंकि चाचा भतीजे नीरव मोदी और मोहिल चोकसी के लिए तो खुद मोदी जी प्रचार करते थे, उनके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ऐसे बहुत सारे इनके सहयोगी, इनके साथी ऐसे निकलेंगे अगर ठीक तरीके से जांच होगी, और वो जांच तभी संभव है जब मोदी जी जाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। नहीं तो ये केवल नारों में और बातों में तक बात रह जाएगी। इन्होंने हमेशा जुमले दिए हैं, जुमले देने का काम किया है। चुनाव सबसे पहले जब 2014 में लड़े थे, तब इन्होंने जनता के साथ क्या विश्वास किया था कि बाहर से काला धन इतना आ जाएगा कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो बाहर का काला धन तो आया नहीं। मैंने 38 नाम बताया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने खुद घोषित करके बताया कि 38 लोग हजारों करोड़ रुपए सरकारी बैंक का लेकर के चले गए। तो लाने की जगह ले जाने का काम जरूर किया, और मुझे लगता है छोड़ने का काम भी किया होगा वहां तक। और अब सुरक्षित है कि नहीं इसकी चिंता कर रहे हैं सब बातें करके, क्योंकि अगर लाने जैसी नीयत होती या देश छोड़ने जैसी बात होती तो देश में
भारत छोड़ने वालों की संख्या और अमेरिका में जाने वालों की संख्या अघोषित रूप से और बिना नियम के घुसपैठियों की तरह अमेरिका जाने वालों की संख्या देश भर में, दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीयों की है। ये नहीं होती, नियम अनुसार लोग जा रहे होते और खुशी खुशी जा रहे होते। ये जो देश से लोग भाग रहे हैं, चाहे चोरी करके, रोजगार के लिए या किसी भी चीज के लिए, ये दिखाता है कि मोदी जी के अच्छे दिन नहीं है भारत के अंदर, ना व्यापारियों के लिए, ना नौकरी करने वालों के लिए, ना किसी, हाँ केवल भगोड़े और चोरों के लिए हैं। तो वो अच्छे दिन बिता रहे हैं और सारी बातें चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपकी नीति और नीयत क्या है। केवल आप हर बार जुमले देते रहेंगे। 10 साल हो गए, 10 साल में आप एक भी आदमी को नहीं ले पाए और बात करते दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। कैसा डंका बज रहा है? अभी हमारे साथी ने कहा पापा युद्ध रुकवा दिया, प्रचार कर रहे हो आप, एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो और हमारे देश का पैसा लेकर के भाग गया। क्या छवि आपने दुनिया में बना के रखी है? आप पैसा खर्च करके विज्ञापनों के माध्यम से अपनी एक झूठी इमेज बना सकते हो, लेकिन जो सच है वो यही है कि हमारे देश का पैसा लेकर के भागने वालों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी आरएसएस दे रही है और उनका संबंध उनसे निकलता है। जैसे चाचा भतीजे का सीधा संबंध नरेंद्र मोदी जी से था, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे विदेश मामलों के जानकार हैं, वो तो सीधे सीधे ब्रांडिंग कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी के कि उनके दामन में एक भी दाग नहीं है और यही एक दाग है। अरे भैया, नोटबंदी किसके दामन में दाग है? जो कह रहे थे 50 दिन का समय दे दो, मेरी कोई भूल निकल आए, मेरी कोई चूक निकल जाए, तो कुछ एक आधार और कोई अच्छा तो बता दो कि नोटबंदी से क्या अच्छा मिला। देश को लाइन में लगाया है। आपातकाल की स्थिति, आपातकाल का हम लोग पुराने दिनों की बात करते हैं। एक कोई अच्छा दिन बता दें कि हाँ, नोटबंदी से देश ने आतंकवाद खत्म कर दिया, नोटबंदी से देश ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, नोटबंदी से देश के अच्छे दिन आ गए। कौन सा अच्छा दिन हुआ नोटबंदी से? पूरे देश को अगर परेशान किया है तो नोटबंदी जैसे विफल आयोजन और विफल स्कीम से किया गया है। लेकिन आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग और बेशर्मी से उस बात को और बोलेंगे कि विपक्ष की पार्टियों पर चले जाएंगे, पुरानी सरकारों पर चले जाएंगे। वर्तमान में आप हो, दोबारा जनता ने आपको चुना है, ठीक है, कैसे चुना है वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आप सत्ता में हैं तो उसकी कोई जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये जो भाग करके लोग अमेरिका में जा रहे हैं बिना नियम के और वहां जाकर के सजा पा रहे हैं, लेकिन जो भगोड़े जा रहे हैं वो ऐश और अय्याशी कर रहे हैं। विजय माल्या को कौन नहीं जानता किस तरीके का चरित्र है, और वो आपकी सरकार के रहते हुए भाग गया। ऐसे 38 लोग हैं जो केवल फर्स्ट मोदी पार्ट 1 में भाग गए। मोदी पार्ट 2 का कोई, मैं फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, मोदी पार्ट 2 का कोई आंकड़े नहीं है। आखिर ये आंकड़े और ये बातें क्यों छुपाई गई? और आज जो आपने मुझसे सवाल पूछा, आज ये जरूरत करने की क्यों पड़े? केवल और केवल अपनी ब्रांडिंग और दिखाने के लिए, मुख्य चीजों से जो पिछड़ रहे हैं। हमारे देश के सामने उदाहरण है, झांसी एक बड़ा उदाहरण है, जिनके बच्चों का नाम तक नहीं था, बेचारे बेनाम थे, नामकरण संस्कार था। वो अगर विश्व स्तरीय व्यवस्था देने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और बच्चे इस तरीके से जल जाते हैं, उनकी संख्या 12 हो गई है, तो मुझे लगता है कि देश में कहीं कोई तरक्की हो नहीं रही। केवल डंका बजाने का झूठा डंका जरूर बज रहा है और इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, नवजोत जी मुझे सुन पा रहे हैं? नवजोत जी, नवजोत जी म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। मुझे नहीं सुन पा रहे हैं शायद नवजोत। मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। नवजोत जी, मुझे क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्व आईवी ऑफिसर भी हैं, देखिए G20 समिट को लेकर कहते हैं ना, वैश्विक स्तर पर कितना संघर्ष हुआ, कितनी चीजें हैं, कितना डेवलपमेंट है, उस पर हम बात करते हैं, हर बार करते हैं और आज भी करेंगे, लेकिन और कर ही रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से आज फोकस्ड उन बातों पर ज्यादा हो रहा है जो भगोड़े हैं या आर्थिक अपराधी जिनको कहा जाता है, जो देश से बाहर हैं। उसके लिए जाहिर तौर पर जो करोड़ों का चूना लगाकर आज बाहर हैं, उनको यहां लाने का प्रयास किया गया, लेकिन आ नहीं पाए। आज पीएम मोदी ने जिन 6 बड़े डेलीगेट्स के साथ में बातचीत की, उन्होंने बहुत क्लियरिटी से उन बातों को रखा है, क्योंकि
पक्ष विपक्ष हैं अपनी बात रखेंगे, उनको लगता है क्योंकि और कोई बात नहीं थी इसलिए प्रोपेगेंडा के लिए तमाम बातों को रखा गया, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आप मानते हैं इस चीज को? क्या इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्या वो देश वापस लाए जा सकते हैं? क्या उन पर वहां कोई कार्रवाई हो सकती है? और एक अहम सवाल इस कड़ी का वाकई यहां पर बनता है, जो जावेद जी भी कह रहे थे कि इससे पहले भी तो तमाम चीजें थी, मौका तो पहले भी था, समिट पहले भी हुई, तब फिर ये बात नहीं हुई, आज क्यों? Right. Jai Hind to Rakhi ji and to all your panelists. First of all, देखिए, when we talk about G20 की अगर हम बात करते हैं, it is a global platform. एशियन क्राइसिस के बाद ये प्लेटफॉर्म आपका उभर के आया था, and Prime Minister Modi is there in Rio de Janeiro. He is going to represent India. तो उनका विश्व के काफी लीडर से वहां मिलना, तो it was a natural outcome of that. अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें या इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें, सो इट इज मच बियॉन्ड लोकल पॉलिटिक्स. द पैनलिस्ट बिफोर मी, मोस्ट ऑफ देम वर हार्पिंग ऑन bringing out their political mileage and mudslinging on each other. तो एक nuanced जो observation थी, I would expecting a more nuanced observation from most of the panelists, that was missing. So देखिए, इसमें when we talk about the habitual offenders, तो भारत में ये पहली अभी नहीं हो रहा है. It has been happening since ages. कि there are people जो existing guidelines को flout करते हैं. PNB का स्कैम की बात कर लीजिए, नीरव मोदी की बात कर लीजिए, या विजय माल्या जी की बात कर लीजिए, जो MP भी रह चुके थे. $40 million उन्होंने ट्रांसफर किया to his children. How was that possible? उनको कैसे अलो कर दिया गया to leave the country? What were the agencies doing? What were the law enforcement agencies doing? तो वहां पे ऐसा नहीं है. There is more to it than meets the eye. And Prime Minister Modi bringing up this issue in Rio de Janeiro, उसके पीछे भी देखिए, there is lot to play to the galleries. Political maneuvering आजकल देखिए, अगर हम अभी recently concluded American elections की बात करें, तो मिस्टर ट्रम्प also pitched to the galleries अपना हिंदू वोट बैंक टारगेट करने के लिए, अपना जो इंडियन वोट बैंक टारगेट करने के लिए. तो दिस इज नाउ जो ग्लोबल लैंडस्केप है, ये अपना लोकल वोट बैंक कंसोलिडेट करने का एक अवसर एक बन गया हुआ है. दूसरी बात अगर हम करें, वाई यूके से हम एक्सट्राडाइट करने में हमें इश्यूज हो रहे हैं. देखिए, यूनाइटेड किंगडम का जो रूल्स है विद रिस्पेक्ट टू एक्सट्रेडिशन, वो उनकी जो एसआई हैं, सो इट इज इन फेवर ऑफ दीज पीपल, और ये उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं. वी हैव बीन ट्राइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, पर हम कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज एक बहुत सारे एंगल आ जाते हैं. केयर स्टारमर है जो नए पीएम बने हैं, ये ब्रेक्सिट के बाद छठे प्राइम मिनिस्टर बने हैं. ब्रेक्सिट जब हुआ, देखिए यूके इसमें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, देयर इज लॉट टू इट दैट इज हैपनिंग बिहाइंड द कर्टन्स. यूके इंडिया की ईयू के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी. जब ब्रेक्सिट हुआ तो यूके वहां से निकल आया बाहर. तो देयर वाज अ नीड टू साइन दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूके, जिसमें वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, एक फेवरेबल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो साइन कर पाए. अभी यूके का 2030 रोड मैप है क्लाइमेट चेंज को लेके, नेट जीरो पॉलिसी को लेके. हमारा 2070 रोड मैप है. तो वहां पे यूके क्या कर रहा है, इट वांट्स टू नेगोशिएट इन अ वे कि उसके जो अपने एजेंडाज हैं, आपने कभी कभी देखा होगा इंडियन एम्बेसीज के बाहर खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स आ जाते हैं यूके में. आपको क्या लगता है कि वो अपने आप आ जाते हैं? देयर इज अ लॉट टू इट. MI6 इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. अब यूएस में देखते हैं CIA इज वर्किंग बिहाइंड द सीन्स. तो बहुत कुछ होता है जो हमें दिखता नहीं है, और हम पॉलिटिकल अपनी मडस्लिंगिंग में लगे रहते हैं. आई थिंक हमें जो एक्चुअल इश्यूज हैं उनको टारगेट करना चाहिए. यूके को जब भी लगता है कि जो FTA की अपनी जो एग्रीमेंट साइन करनी है, उसमें वो अपने फेवरेबल टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं ला पा रहा है, ये जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी का स्ट्रिंग हो गया, या अपना जो खालिस्तान इशू का स्ट्रिंग हो गया, देयर इज लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल मैन्यूवरिंग दैट गोज ऑन. अभी आप देखिए, जो भी वैश्विक परिप्रेक्ष्य बना हुआ है, अभी प्रेसिडेंट ट्रंप हैज टेकन ओवर. गाजा, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, यूक्रेन वॉर काफी देर से चल रही है. तो जो भी अभी G20 में जो नेगोशिएशंस हो रही हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी थी, दैट इज नाउ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट डेमोक्रेट्स यूज्ड टू हैव. तो ये सारी चीजें उभर के आ रही हैं. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी रेजिंग अप दिस इशू, his intentions could have been correct also. He wanted to solve this problem, but at the same time यहाँ पे गैलरीज को प्ले भी किया जा रहा है, इसको भी डिनाई करना गलत नहीं होगा.
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी क्योंकि अनुपम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखिएगा और इसके अलावा भी मेरे तो सवाल होंगे। आप लोगों में से कोई और भी अपनी बात रखना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके अनुपम जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए राखी जी, मैं अपने दोनों अपोजिशन के पैनलिस्ट को बता दूं, शायद उन्होंने मेरी बात को सही से समझा नहीं था। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री के दामन में दाग नहीं है। मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि उनके दामन में दाग नहीं है। देखिए दोनों चीजों में फर्क है, दामन में दाग होना और उस व्यक्ति को ऐसा फील होना कि उसके दामन में दाग नहीं है, ये दोनों अलग विषय हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं ईमानदारी से कहूं तो G20 समिट, अगर G20 समिट की हम बात करें तो मैं काफी हद तक नवजोत सर से बिल्कुल सहमत हूं और बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चलती रहती हैं, वो हमको और आपको दिखाई नहीं देती हैं। हम उससे पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं या फिर अपोनेंट्स को परेशान कर सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल चलता रहता है वो पॉलिटिकल नहीं होता है। उसमें बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग, बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो उसको देख करके चलना पड़ता है। और आज का ही मुद्दा अगर आप देखिए G20 समिट के ऊपर, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां बात कर रहे थे तो वो ग्लोबल साउथ की चिंता को व्यक्त कर रहे थे। अब ये एक भविष्य है, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक भविष्य है कि ग्लोबल साउथ जिसको कि बहुत दिनों तक उपेक्षित रखा गया था, अब उसकी बातें बड़े बड़े मंचों पर आने लगी हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि वो इस ग्लोबल साउथ को लीड करें। यानी कि ये एक व्यक्ति नहीं लीड कर रहा है, वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस चीज को लीड करे। तो अगर हिंदुस्तान लीड करेगा तो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो वो वहां पर भारत की गरीबी की भी बात करते हैं और ये भी दिखाते हैं कि जो उनके प्रयास हैं, उनकी सरकार के प्रयास हैं जिसकी वजह से गरीबी से लोग बाहर निकल रहे हैं। हंगर की बात करते हैं, भूख की बात करते हैं, भुखमरी की बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी वो विश्व का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये वो विषय हैं जो अंतरराष्ट्रीय मसलों पर उठाए जाने चाहिए और चूंकि वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहां पर उनको इन मसलों को रखना ही पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जावेद जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात रखिए पहले। देखिए विकास जी इसकी बात आ रही हूं। अभी आदरणीय ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा था, ठीक है आपने सुधार लिया, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, वो ऐसा समझते हैं, लेकिन उनके दामन में तो दाग है, बहुत सारे दाग हैं। दूसरी बात, और भी विषय पर जिस तरह से मोदी जी ने कहा, गरीबी पर कहा, अभी आदरणीय ने कहा कि मोदी जी लीड करना चाहते हैं। लीड करने के लिए आपको उस तरह का काबिल बनना पड़ेगा, लेकिन जब वो भारत के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर करती है ये सरकार, तो कैसे बाकी देश उनको लीड करने देंगे, अपना नेता मानेंगे? आप बताइए। जब इस देश के किसान, 700 से ज्यादा किसान एमएसपी के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, वैसे में देश के प्रधानमंत्री वहां बैठ करके कृषि और कृषि उपकरण की बात करते हैं, तो कैसे बाकी देश उनको अपना नेता मानेंगे? आप बताइए। तीसरी बात, ललित मोदी, नीरव मोदी से लेकर हर व्यक्ति जो भागा, इनकी सरकार में भागा। अपनी विफलताओं को समझिए और अब आप परिणाम पे आइए। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश परिणाम से चलता है, जुमलों से नहीं चलता। छत्तीसगढ़ की मैं बात बताता हूं, 1 महीना पहले हम टीवी चैनल पे डिबेट कर रहे थे महादेव सट्टा ऐप मामले में। दुबई से रवि उप्पल और चंद्राकर को प्रत्यार्पण करके लाने की बात भी हो गई थी। यह भी बयान जारी हो गया था कि 1 सप्ताह के अंदर वो भारत पहुंच जाएंगे। आज महीना भर से ज्यादा समय हो गया, भारत सरकार बताए क्या हुआ? अब तक उस पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं क्या हुआ? महादेव सट्टा ऐप के आरोपियों को अभी तक प्रत्यार्पित करके आप क्यों नहीं ला पाए? आप तो 1 हफ्ता में लाने का दावा किए थे, बयान दिए थे। तो इस तरह से झूठी अफवाहें फैलाना बंद करें, परिणामों पे आए। आप देश चला रहे हैं, आप देश नेतृत्व करता है। देखिए जावेद जी, मुझे तो ऐसा लगता है जिसकी जब सरकार रही उस सरकार के ड्यूरेशन में करोड़ों का चूना लगाने वाले यदि भाग गए ना, तो वही हमारी सबसे बड़ी नाकामी थी। पहले तो एक तो भाग गए, भागने नहीं देना चाहिए था, अब जब चले ही गए तो वहां से आ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बीच का उनको यहाँ लाने का जो प्रोसेस है, इस पर क्या है, क्या नहीं है, क्यों नहीं हो पा रहा, कैसे हो सकता है? मुझे लगता है इस पर कंटिन्यूसली यदि बात की हो जा रही होती तो सही रहता। ये सवाल बिल्कुल जायज़ था कि पहले समिट हुई तब ये बातें नहीं आई, आज ये बातें हो रही हैं, तो मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ। 1 मिनट रुकेगा। हाँ यशी 1 सेकेंड, कोई सवाल है आपका नवजोत जी?
आई वांटेड टू ऐड, जो फार्मिंग वाले इश्यूज पे बात कर रहे थे, हाँ इन्होंने कहा कि मोदी जी इज रेजिंग दैट इश्यूज देयर, आई विल बी टोटली एपॉलिटिकल देयर। अब बेशक हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, वी हैव टू फीड अ कंट्री ऑफ 140 करोड़ पीपल। WTO में काफी देर से हम कोशिश कर रहे हैं किस तरह से हम वो वेवर लेके आते हैं, और उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कोशिश करती हैं कि वो वेवर हटाया जाए, बिकॉज जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं, जो ग्लोबल जो मैट्रिक्स है, उसको इम्पैक्ट होता है। तो वो उस केस में आई थिंक हमें वो एडवोकेट करना बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, बिकॉज जो ग्लोबल हंगर के लिए ग्लोबल साउथ की भी बात कर रहे थे, तो ग्लोबल साउथ, इंडिया इमर्जिंग एज अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था G20 में, अब उसको फॉरवर्ड ले जाने के लिए इंडिया को एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ इमर्ज करने के लिए हंगर और पॉवर्टी पे तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वापस आऊंगी। एक सेकंड जावेद जी, एक सेकंड। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए जल्दी से। काफी समय से मैं सुन रहा हूँ सभी हमारे पैनलिस्ट साथियों को, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने जो जनादेश दिया है, वो सभी उन योजनाओं पे मोहर है जो भारत देश विकसित रूप भाई, में। हम चुनाव पे नहीं जा रहे हैं, आप कैसे चुनाव जीतते हैं बार बार डिस्कस नहीं हो रहा है। उस पे जावेद जी उनको बोलने दीजिए। देखिए काफी देर से वो वेट कर रहे थे और यहाँ वो अपनी बात रख रहे हैं, तो इस जगह पे उनको इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जावेद जी एक सेकेंड, जावेद जी एक सेकेंड रुक जाइए, मैंने आपको समय दिया था, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। विजय माल्या जी की 2008-2010 में जब यूपीए सरकार थी तो लगातार किंगफिशर घाटे में जारी थी, तो उस समय वो फ्रांस में 250 करोड़ का बदला ले रहे थे, प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे थे, लंदन में 80 करोड़ का निवेश कर रहे थे। ये सरकार वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार एक के बाद एक कार्रवाई आप देखें। अब प्रत्यर्पण संधि की बात कर रहे थे कि 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, चूंकि लंदन की, ब्रिटेन की कोर्ट में जब ये मामला न्यायालय में चल रहा था नीरव मोदी का, और जब कोई कानूनी प्रक्रिया के तहत जब किसी को प्रत्यर्पण संधि के रूप में लाया जाएगा, तो एक नियम और कानून के तहत, तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि 38 लोगों की अगर लिस्ट जारी की है भगोड़ों की, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है कि जो लोग उनकी सूची जारी की है। और आप ये मान के चलना कि तय नियमों के अनुसार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को G20 शिखर सम्मेलन में कहा है, तो ये उस स्थान पे भी आएगी कि भगोड़ों को वापस यहाँ लाया जाएगा जो करोड़ों रुपए का आर्थिक अपराध करके यहाँ से गए। और आप जो बार बार कहना चाह रहे हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट लागू करके कई कानून में, और जब भी हमारे साथी भी कह रहे थे कि साहब काला धन क्या हुआ, अरे डिजिटलाइजेशन से जब सारा पैसा आज डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है जो किसान के खाते में जाने, जहां बीच की सारी जो बिल्कुल जो दलाली थी, जो भ्रष्टाचार था, वो पूरी तरह से खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए नियम और डिजिटलाइजेशन के चलते हुए और लगातार टेक्नोलॉजी की फास्ट बढ़ाते हुए आज आप देखो कि जब जनता जनादेश दे रही है लगातार तीसरी बार, तो आप उस जनादेश को नकार नहीं सकते। और बार बार आप कह रहे हो जुमले, ये जनता समझती है और जनता इस भलीभांति रूप से जानती है कि मोदी जी है जो विश्व में भारत को और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक रूप में विश्व का सबसे बड़ा दल है, वो एक राष्ट्र हित की विचारधारा के साथ है। और ऐसे एक नहीं अनोखे फैसले हैं। आप राम मंदिर के मामले में ले लो, कितने साल तक लटकाए रखा, आप धारा 370 के मामले में ले लो, आप चाहे 3 तलाक के मामले में ले लो, आप जिस तरह से आम जनता के हित में जो लटकाने, अटकाने, भटकाने के जो कार्यक्रम यूपीए सरकार में चलते थे, और यूपीए सरकार के समय से ये विजय माल्या ले, नीरव मोदी ले, मेहुल चोकसी ले, वो अलग विषय कि जब ये 2014 में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से लगातार एक एक करके भागने की फिराक में आ गए। तो आप ये मान के चलना कि ये दूर नहीं जाएंगे, वापस इनको गिरफ्तार करके और भगोड़ों को प्रत्यर्पण स्थिति के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है प्रयास करने से आपको सफलता मिलेगी। एक लंबा वक्त हो गया है, जैसे कि 6 साल 8 साल भी यदि साइड में रख दूं तो मुझे लगता है इस मुद्दे को लाए वो बहुत अच्छी बात है। ब्रिटेन का ही जिक्र देखिए, 2-3 पॉइंट्स और जोड़ूंगी। दाऊद इब्राहिम का अभी तक कोई पता नहीं, मेरी बात को सुन लीजिए। इन तमाम लोगों के साथ साथ मेरे पास तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट है, लेकिन उन नामों पर ज्यादा फोकस कर रही हूं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। दाऊद इब्राहिम का पता नहीं है। गुजरात बम धमाके का जो मुख्य आरोपी है टाइगर हनी, वो भी ब्रिटेन में है। गुलशन कुमार हत्याकांड के आरोपी नदीम सैफी भी भारत से भागकर ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन से जो आज बात हुई है, मुझे लग रहा है क्या उसके बाद एक सकारात्मक बात निकल कर आएगी। भाई जो भी इसका प्रोसेस हो सकता है, क्या वो आ पाएंगे? इस समिट में बात रखी गई, पहले समिट में क्यों नहीं आई? विपक्ष की आपत्ति इस चीज की है कि इस चीज को किसी को 8 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए। मुझे लगता है आरोप और आपत्ति उनकी उस बात को लेकर है।
2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ ली थी, उसके बाद से लगातार ये कहते आ रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और सर तय राम समय मंदिर पर प्लीज अभी मत लाइए ना बीच में, प्रभु श्री राम को आराम करने दीजिए। विषय पर आइए, विषय पार्टी पर की बात सरकार करिए ने ना। लगातार ट्रेनिंग करके इसको निर्णय के अनुसार गया और जी दृढ़ इच्छा की बात क्यों कर रहे हैं? अब बताइए ना, 2023 के समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी भूल गए थे क्या? ठीक है, एक सेकंड, चलिए चलिए, झगड़े का विषय नहीं है, 1 मिनट रुक जाइए। यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी का धन्यवाद देना चाहूंगा विकास जी का, कि उन्होंने ये कहा कि 2014 से पहले विजय माल्या जैसे लोगों ने अपराध किया, यूपीए की सरकार थी, लेकिन वो बेचारे ये छुपा रहे हैं कि 2010 में जब विजय माल्या निर्दलीय सांसद बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, उनके वोट से बने थे वो सांसद। यानी जितने घपले और जितना वो आगे तरक्की कर रहे थे वो सब आपकी मदद से कर रहे थे, और भगाने में भी आप ही का सहयोग रहा, पकड़ने में आपका कोई सहयोग नहीं रहा। और ये, अरे सुनिए ना विकास जी और सुनिए ना, अभी तो आपके बहुत सारे कारनामे, नोटबंदी को तो आपने भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सब चीजें खत्म करके आपने डिजिटलाइजेशन एक नई चीज लेकर के आ गए कि नोटबंदी आपने डिजिटलाइजेशन के लिए की थी। ये मोदी जी नहीं बता पा रहे, आप बता पा रहे। विकास जी आपने बहुत अच्छा विकास बता दिया। खैर कोई बात नहीं, आज जो विषय अपन उसी पे रहे, आज आतंकवाद का मसला जो हिंदुस्तान में जगह जगह अरे प्लीज आतंकवाद और इधर उधर मत जाइए, बहुत महत्वपूर्ण। हम G20 समिट के इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर रहे हैं, कहाँ आप लोग फिर उसमें प्रभु श्री राम को ले आ रहा है, कोई जा रहा है तो किसानों को ले आ रहा है। प्लीज विकास जी, राखी जी लाने दीजिए विकास जी को। वो प्रभु राम जी ने आशीर्वाद इनको नहीं दिया, इनसे छीन लिया आशीर्वाद, क्योंकि ये तो वह जमीन घोटाला कर रहे हैं, उनके चंदे में घोटाला कर रहे हैं, प्रभु राम को नहीं छोड़ रहे ये। तो ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो विजय माल्या के सपोर्टर हैं, चाचा भतीजे नीरव मोदी और मोहल चौकसी के सपोर्टर हैं, जो 38 लोगों को अपने मोदी पार्ट 1 में भगा चुके हैं, मोदी पार्ट 2 के कोई आंकड़े नहीं है, केवल डंका बजाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो घर में बैठ के और भाजपा कार्यालय में सब कार्यकर्ताओं को जैसे चुनाव आएगा कहेंगे चलो मोदी का परिवार बन जाओ, चलो चौकीदार बन जाओ, और जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे एक आदेश जारी करेंगे, अब चौकीदारी खत्म, अब मोदी का परिवार खत्म, अब नया जुमला कोई शुरू करेंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सब बातें जुमले, इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहते ये कि जितने इन्होंने वादे चुनाव में किए, क्योंकि ये चुनाव की जीत की बात कर रहे थे। विकास जी सुनिए, आप ही से सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा विकास है। जी सुनिए, ये जो वादे और जो विश्वास जनता से आपने कमाया, जिस पे आपने जनता को धोखा दिया, हर चुनाव में आप बदल लेते हो अपने जुमले को। अमित शाह जी कहते हैं चुनाव में जुमले बोल दिए जाते हैं जीतने के बाद, तो ये जीतने के बाद जो विश्वासघात आप करते हैं ये भी विश्वासघात है। देश तरक्की करे, दुनिया में अपना नाम करे, नरेंद्र मोदी जी का भी नाम हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश तरक्की करे, देश भुखमरी में तरक्की करे, उसके भुखमरी के आंकड़ों में तरक्की करे, भ्रष्टाचार में आंकड़े करे, भारत छोड़ने वालों की आबादी सबसे ज्यादा अमेरिका में हो, गैरकानूनी तरीके से उसमें तरक्की करे, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। चलिए, आपको गर्व होता होगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, अब उस पर आ जाइए। देखिए, एक बात है पिछले समिट में क्या हुआ, उसकी पहली समिट में क्या हुआ, कब क्या कहां कैसा हुआ, कौन भाग गया और कौन आएगा कि नहीं, अब इसको एक तरफ रखते हैं। बड़ी बात यह है कि हमारे देश के यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है एक इंटरनेशनल लेवल पर G20 समिट में यदि नेतृत्व कर रहे हैं, सभी देशों से बात कर रहे हैं, रक्षा, व्यापार, सुरक्षा सभी को लेकर बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के रूप से हम देखें, इकोनॉमी के रूप से देखें तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी, हमें स्वीकारना चाहिए, हमें स्वागत करना चाहिए। दूसरी चीज, अब बात आ रही है भगोड़ों को वापस लाने की, तो ये बात जेन्युइनली बिल्कुल सही है कि हम पहले क्यों नहीं कर पाए, और अभी भी यदि हम ला रहे हैं तो चलिए हम कहते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए वो वापस लाने में सफल हो गए तब तो विपक्ष स्वागत करेगा, या तब भी उसमें भी मीन मेख निकाली जाएगी। यश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही बोलिए। मैं बस छोटी सी लाइन की बात जोड़ूंगा। हाँ। आपने कहा विपक्ष, मैंने तो कहा अगर देश का नाम बढ़ता है, तरक्की होती है, और अगर उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम होता है, हम स्वीकार करेंगे क्योंकि देश की तरक्की हो रही है। लेकिन आपने जो एक बात कही थी, शुरुआत जो करी कि भाई मोदी जी कर क्या रहे हैं, मन की बात रेडियो पे करते हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी टीवी पे देखती है। तो ये जो आधुनिक युग बना दिया है इन्होंने, मजाक बना दिया है कि केवल अपने मन की बात करना, जन की बात नहीं करना, ये भी विदेश में वही कर रहे हैं। बातों से काम नहीं चलेगा, धरातल पे, जमीन पे चीजों को उतारना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से, हवाबाजी में डंका बजाने का काम नहीं चलेगा। हाँ, जावेद जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से प्लीज। राखी जी, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय हो गया है। देखिए, आपने कहा विपक्ष स्वागत करेगा कि नहीं, मैंने पहले भी अपनी बात में यही कहा, परिणाम
आप परिणाम दीजिए ना, क्यों नहीं स्वागत करेगा? अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने क्या कहा, जहां भारत का नाम ऊंचा होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम ऊंचा होगा, हमें फक्र होगी। मैंने भी अपनी बात रखने से पहले शुरुआत में क्या कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, संवैधानिक पद में बैठे, उनकी आलोचना करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो काम ही ऐसा करते हैं कि हमें आलोचना करनी पड़ती है, और विपक्ष का काम है आईना दिखाना। तो जावेद जी, इस चीज का भी तो वेलकम किया जा सकता है कि पुरानी समिट में ना सही, इस समिट में कम से कम उस प्रत्यर्पण की बात तो हो रही है। हम तो इसका भी वेलकम नहीं कर रहे। आप लोग तो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है, वो करना नहीं चाहते। बात से क्या होगा, बातों से क्या होगा, बातों से क्या होगा, बात रखेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए, दोनों एंगल से, मैं दोनों एंगल से बात करूंगी। मैं इस चीज को कहती हूँ कि पहले क्यों नहीं रखा उन्होंने, लेकिन आज रखा है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही है, राखी जी, सिर्फ बिल्कुल वैसी बात है कि मुंह में राम और बगल में नाथूराम लगकर चलते हैं। सिर्फ बातें हो रही है राखी जी। चलिए ठीक है, समय हो गया। हाँ, जल्दी से नवजोत जी अपनी लाइन कंप्लीट कर लीजिए। बस ठीक है जावेद जी। विश्व में डंका बज रहा है, कैसा डंका बज रहा है बताइए। ठीक है जावेद जी, प्लीज, हो गया, समय हो गया। नवजोत जी, I'll just conclude with one point. मैं इतना कहूंगा बस कि जियोपॉलिटिक्स बीइंग अ जीरो सम गेम, तो इसमें हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का वहां जीरो रोल है। वहां पे बहुत सारी जियोपॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, किस तरह से वो नेगोशिएशंस होती हैं। इट इज ऑलवेज यू गिव सम, यू टेक सम। यूके एक्सट्राडाइट करेगा, देयर विल बी टर्म्स एंड कंडीशंस, इट विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट सिचुएशन। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर हम एक्सट्राडाइट करके ले आते हैं, इतना आसान नहीं होने वाला। सो इट इज लॉट दैट हैपेंस बिहाइंड द कर्टन्स। दैट्स ऑल। मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो क्या होगा, प्रधानमंत्री की जो दो टूक है और भगोड़ों को छूट नहीं मिलेगी, क्या वापस आ जाएंगे? यदि आते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, वाहवाही भी मिलेगी, विपक्ष भी वेलकम करेगा, भारत का नाम भी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ दो सवाल जो निकल कर आए हैं कि पहले वाली समिट पे क्यों नहीं रखा, भाई आज रखा है तो स्वागत कर लीजिए, और नजर तो विपक्ष को ही रखनी है, पूरा देश देखेगा। यदि आता कुछ अच्छा है तो देश के लिए अच्छा है, नहीं आता है तो सवाल विपक्ष उठाने के लिए बैठा ही है। लेकिन मुझे लगता है और जिन मुद्दों को लेकर भी समिट में बात हुई है, उसको लेकर ये वाकई आने वाले समय में देश के लिए कितना सार्थक होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।